क्लास ये हम लोग गुम का चैट बॉक्स खोल लो। बस 1 मिनट और रुक जाओ, वैसे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आधा मिनट और रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं। जैसे ही वो आते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अच्छा जी, पहला पहले हमारा एमसीक्यू था जी। देयर इज डैश पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। आज का मॉडल काफी इजी था। एक दो एमसीक्यूज आ जाते हैं जनरल पीरियोडिक टेबल से और पीरियोडिसिटी टेबल से। तो अपने अपने चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताते जाओगे आप लोग। कितने पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पीरियड्स कितने हैं हमारे पास। डैश पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। सहर नहीं आई, सबसे ज्यादा बोलने वाली बच्ची आई हुई है। ओके, देर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। आपके पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। और अगर ग्रुप की बात की जाए तो पहले हमारे पास जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी उसमें हमारे पास था क्या आपके पास ए और बी ग्रुप्स थे। अभी भी अक्सर पीरियोडिक टेबल में कह देते हैं कि आपके पास जो बी ग्रुप्स हैं वो 10 बी ग्रुप है और 8 ए ग्रुप्स हैं। टोटल 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अब जो जनरल क्लासिफिकेशन है आपकी वो 1 से लेके रोम सिंपल काउंटिंग 1 2 3 4 5 इस तरह करके 18 ग्रुप्स कर दिए गए हैं आप लोगों के पीरियोडिक टेबल में। तो ये वाला काम खत्म कर दिया है। जो बिल्कुल लेटेस्ट क्लासिफिकेशन आई है, ए और बी वाला चक्कर खत्म कर दिया है। 1 से यहाँ से स्टार्ट होते हो आप लेफ्ट साइड से एक्सट्रीम और राइट साइड पे जाते हो और 18 ग्रुप्स आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए मेन ग्रुप एलिमेंट्स हमारे पास ए ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं और सिंपल बाकी जो होते हैं ट्रांजिशन वो बी ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आपके पास पीरियड्स पूछा गया था, वो 7 थे। अब यहाँ पे देखो मैंने दिया हुआ टोटल मेन ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन में आपके पास टोटल ग्रुप्स कितने हैं, और टोटल ग्रुप्स नहीं पूछा, टोटल मेन ग्रुप्स पूछा है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स आपके पास ए वाले हैं। तो आपके पास ए में क्या है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। 2 एस के हैं आपके पास, 1 ए 2 ए, और 6 आपके पास जो है वो पी के हैं। तो टोटल आपके पास जो टोटल मेन ग्रुप के जो ग्रुप्स हैं वो 8 हैं और टोटल मेन ग्रुप्स प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देखा करो, 3 से 4 बार अच्छे से सही वाला देख लो। आते रहते हैं बीपीएससी एफपीएससी दोनों में, इसमें से एमसीक्यूज आपको आ रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड आपके पास था लार्जेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इसका आप लोगों ने क्या लगाया भला, मुझे बताओगे कि आप लोगों के मुताबिक पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। सहर ने थर्ड ए लगाया है, तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड में आपके पास लैंथेनाइड्स के 14 एलिमेंट आते हैं और एक्टिनाइड्स के भी 14 एलिमेंट आते हैं। बाकी थर्ड के अपने एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो भी प्रेजेंट है। तो इस तरह आपके पास जो थर्ड ए जो ग्रुप है वो लार्जेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। स्कैंडियम वाला ग्रुप आ जाता है इसमें, ट्रांजिशन सीरीज वाला। नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। की पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एफ। इनमें से जो नॉन मेटल्स हैं वो जस्ट एक ब्लॉक में प्रेजेंट है और वो जस्ट पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। बी ऑप्शन इसमें आपके पास ठीक ऑप्शन था। बहुत इजी आज का टेस्ट नहीं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल। कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स आप किस बेस पे अरेंज करते हो, उसमें आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो एटॉमिक नंबर की बेस पे। हाँ ये बहुत इजी था, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी बहुत इजी था और बच्चों वाला मॉड्यूल था। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे आप इस पे करते हो। मुझे आधा मिनट दो, बस आधा मिनट। ओके जी, अगले में पता, हाँ अगले में पता चल लगेगा। हर आगे सारे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स आ गया, काइनेटिक्स आ गया, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल है। उसके बाद जी है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट। अब इनमें से शील्डिंग इफेक्ट हाईएस्ट किस में से है, ये क्या लगा, ये भी थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से तो ट्राई की थी, घूम जाए। सेम शेल्स हैं तीनों के, तो इसमें आज बिल्कुल आपके पास ऑप्शन आने चाहिए थे नन, क्योंकि किसी की ज्यादा हाईएस्ट नहीं कह सकते आप इनमें से किसी की भी। इसमें जो आपके पास है अलोंग जो पीरियड है, मैंने आपको पीरियड के एलिमेंट्स दे दिए हैं। तो पीरियड्स के जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, उनमें जो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो इन सब की जो है शील्डिंग इफेक्ट वो कांस्टेंट है, किसी का भी ज्यादा नहीं है। तो इसमें आपके पास बेस्ट ऑप्शन बनता था नन, या फिर आधा ऑल हैव सेम, मैंने ऑल हैव सेम नहीं दिया तो आपके पास नन ऑप्शन बन जाएगा। हाईएस्ट किसी की भी नहीं है, तीनों की सेम। देन था जी आपके पास इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप।
एटॉमिक साइज, कि आप जब नीचे ऊपर से नीचे एक ग्रुप में आते हो तो एटॉमिक साइज आपके पास क्या होता है, एटॉमिक साइज आपके पास इंक्रीज होता है, बिल्कुल इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नीचे आने में आपके पास हर एक जो ग्रुप है, एक जैसे ही नीचे आओगे पीरियड चेंज हो जाता है और आपके पास शेल चेंज हो जाता है। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहेंगे, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बिल्कुल सहर आपके पास साइज बढ़ता रहेगा। Then ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called, ये किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ही रखेगा, किसी और के पास जाने नहीं देगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी एलिमेंट होगा वो अपने आप को नेगेटिव स्टेट में रखना पसंद करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना पसंद करेगा, एनाइन की फॉर्म में स्टेबल होगा। Which of the following element belongs to 8A group? Periodic table, periodic table और periodicity में कुछ भी होता है, periodic table से जनरल क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी आते हैं, सबसे इजी और सबसे फेवरेट मॉड्यूल है मेरा पढ़ाने में, कि बहुत ही बेसिक लेवल होता है। तो इनमें से 8A ग्रुप आपका कौन सा है? नोबल गैसेस वाला, इनर्ट गैसेस वाला। तो उनमें से आप देखो, ये एल्किली मेटल है, ये एल्किलाइन आ गया, ये हेलोजन आ गया। तो जीनोन इज द ओनली एलिमेंट दैट इज जीरो ग्रुप एलिमेंट। तो डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मैंने पहले भी पूछा था और अक्सर एमसीक्यू आता है, पास्ट पेपर से लिया गया है एफपीएससी के। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और मोस्ट नॉन मेटेलिक नेचर एलिमेंट भी है पीरियोडिक टेबल में। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरीन की पाई जाती है, मोस्ट नॉन मेटेलिक नेचर का भी ही है और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी पूछ लेता है, हाईएस्ट 4 वैल्यू है इसकी, 4। लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज इन बिटवीन, इसका क्या लगाया है? बिल्कुल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको कहते इसीलिए हैं क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के दरमियान में प्रेजेंट है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 3D सीरीज, आपके पास 3D में आपको पता है ट्रांजिशन है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, कोई बता सकता है? बाकी का भी यही है, जो हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स है ना, उनका ट्रेंड भी यही चल रहा है। 15 का क्या लगाया आप लोगों ने मेरे बच्चों? हाँ बिल्कुल ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मिडल तक बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि मिडल तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और हम कहते हैं जो बॉन्डिंग है ना ट्रांजिशन एलिमेंट की, जैसे जैसे इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती रहती है। बॉन्डिंग होते ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से है, जब आपके पास पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी दोबारा 6 के बाद, तो क्या होता है, इसकी बॉन्डिंग वीक होती जाएगी और जैसे जैसे बॉन्डिंग वीक होगी आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। प्योर मेटल्स, इसमें पिक द करेक्ट स्टेटमेंट था, इसका मैग्नीज की बाद इसका इस वजह से डिक्रीज होता है, मैं आपको बताती हूँ इसकी रीजन भी। इसमें अच्छा क्वेश्चन किया है। बिल्कुल मैग्नीज की बाद डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये स्टार्ट पता है कहाँ से होता है डिक्रीज होना? बाइंडिंग एनर्जी ना हमारे पास यहाँ तक होती है, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे एक और अक्सर आ जाता है, बल्कि इस तरह आप ये 4-5 एलिमेंट्स दे देते हैं और पूछते हैं बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किसकी है। तो बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम मैग्नीज की होनी चाहिए, एज मैग्नीज के अंदर क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट वेनेडियम की है, कभी ग्राफ देखा है? एफएससी की बुक में भी बना हुआ है, इस तरह का ग्राफ है और सबसे ऊपर वेनेडियम प्रेजेंट है, जबकि बाइंडिंग एनर्जी मैग्नीज की ज्यादा होनी चाहिए थी। रीजन क्या आ जाती है? रीजन आ जाती है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कन्फिग्रेशन। अब आपको पता है कि इसमें क्रोमियम में भी कन्फिग्रेशन में एक आपके पास वो पाया जाता है डेविएशन, ठीक है, इसके D4 सिस्टम होता है ये, लेकिन क्या होता है इसका एस का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके भी आपको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन D5 कन्फिग्रेशन देता है, क्रोमियम भी मैग्नीज भी। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी कन्फिग्रेशन आपके पास फुली फील्ड या हाफ फील होगी तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। जब भी कोई चीज एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगी उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कुछ भी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी नाम है दूसरा रिएक्टिविटी का। जब भी आपके पास मतलब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, उसकी बाइंड हो रहा है ना किसी चीज के साथ, बॉन्ड बना रहा है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू बॉन्ड विद समवन, किसी के साथ जुड़ने की कैपेसिटी। अब जब आपके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी तो रिएक्टिविटी हमेशा कम हो जाती है, इसी वजह से क्रोमियम और मैग्नीज की जो बाइंडिंग एनर्जी या रिएक्टिविटी है एज कम्पेयर टू वेनेडियम वो कम है। हालांकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक डेविएशन आ जाती है। डेविएशन क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव्ड विद द हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, कि डी ऑर्बिटल हाफ फील हो गया है, स्टेबिलिटी हो गई है तो उल्टी रिएक्टिविटी कम हो गई है, लेकिन अप टू द मिडल तक वो बढ़ रहा होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, पर हम जनरल क्या देते हैं, फिर कम। लेकिन अगर हाईएस्ट पूछ ले तो ये याद रखना वो विनेडियम क्या है, ना कि क्रोमियम या मैग्नीज का। ठीक हो गया। उसके बाद ये था प्योर मेटल।
प्योर मेटल आपके पास क्या हो जाता है, इनमें से कोई बता सकते हो क्या लगाया सी का? मैंने बी कर दिया, बस सी बिल्कुल डज नॉट। जब भी आपके पास कोई चीज प्योर होती है वो कभी करोड़ नहीं होती। करोड़ जब भी होगी जब थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ जाएगी, या तो उसको थोड़ा इम्प्योरिटी की फॉर्म में क्या आ जाता है, उसके अंदर एक तो कंडीशन आपने पढ़ी है ना, उसके ऑक्सीडेशन होना जरूरी है O2, और साथ मॉइस्चर वाटर का होना जरूरी है। तो जब भी कोई इम्प्योरिटी, जब भी कोई चीज उसके साथ मिलेगी, डस्ट आ जाए या कुछ भी चीज इम्प्योरिटी की फॉर्म में, वो कुछ भी हो सकता है, पानी, मट्टी, तब तो वो हो जाएगा करोड़। लेकिन अगर वो बिल्कुल प्योर स्टेट पे है, वो जल्दी से करोड़ नहीं होता प्योर मेटल कभी भी। नेक्स्ट एमसीक्यू था कंपाउंड्स अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दी है और जो कंपाउंड था वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या वो सब्सटेंसेस जो बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, और जो रिपल्शन शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो हम कहते हैं क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस, अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता क्यों है, इसकी रीजन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बिल्कुल, जैसे जैसे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है। अब याद रखना बात को, तो एमसीक्यूज में वो आपको इस तरह देते हैं कि हर एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने क्या करना होता है, आपने उसकी कन्फिग्रेशन निकाल के बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, बाकी हैं बस सुन रहे हैं, बाकी जवाब नहीं दे रहे, टेंशन नहीं लो, बाकी हैं यहीं पे ही, बाकी बस सुन रहे हैं। तो क्या होता है कि अक्सर वो आपको एग्जांपल देते हैं ना, उसमें सब में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब में ही, तो वो सारे के सारे पैरा हैं। तो क्या होगा, जिसपे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो आपने इंडिविजुअल सबकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी में एक इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3 है, किसी में 5 अनपेयर्ड है, तो जिसमें 5 अनपेयर्ड आएंगे वो स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, होंगे सारे पैरा, लेकिन वीकली पैरा स्ट्रॉन्गली पैरा आ जाता है। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपका बढ़ता जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टिपिकल ट्रांजिशन मेटल? टिपिकल ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? कैडमियम इज अ टिपिकल, आप कह रहे हो। कोबाल्ट, बिल्कुल कोबाल्ट, कोबाल्ट आपका टिपिकल है। बाकी आपके पास इस तरह कॉन्फ़िगरेशन है, देखो ये डी ट्रांजिशन फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट है ना, तो आपका ये यहाँ से स्टार्ट होता है 1B, 2B, ये इधर से 3B, फिर 4, फिर 5, इस तरह स्टार्ट हो आगे कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपका ये आखिरी वाला ग्रुप 2B वाला, और ये जो 3B वाला है ये कहलाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें कौन से आ जाते हैं, इसमें आते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आते हैं स्कैंडियम, यट्रियम, सॉरी, और लेंथनम। तो ये आपके पास नॉन टिपिकल है। इसके अलावा जो बीच में प्रेजेंट है जितने भी, वो आपके पास आ जाते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप देखो स्कैंडियम आ गया यहाँ से, ये वाला नॉन टिपिकल, ये यट्रियम आ गया है, यहाँ से मैंने उठा के कैडमियम दे दिया। तो कोबाल्ट इज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ये दो आपके पास नॉन टिपिकल ग्रुप्स है। देन आपके पास नेक्स्ट है जी, सिंबल AU स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये 2-3 एलिमेंट है, काइंडली इनका आप लोग याद कर लो सिंबल, और से एक टंगस्टन आ जाता होता है आपको, एक तो मैंने दे दिया है ये गोल्ड, एक सिल्वर भी आ जाता होता है। तो AU इज अ सिंबल ऑफ गोल्ड। देन टिन का मैंने सिंबल पूछ लिया देख के, तो टिन का सिंबल आपके पास क्या है, SN। ए ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे सही ऑप्शन है, बिल्कुल SN इज द करेक्ट ऑप्शन। टंगस्टन है, गोल्ड हो गया, और सिल्वर का याद कर लो, बस यही आते हैं, ज्यादातर टंगस्टन और गोल्ड देते हैं आपको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज इन विच? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं जो कि क्या होते हैं हमारे पास? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल होता है इसका, स्मॉल ही होता है, बस तो स्मॉल भी दे देते हैं, दोनों ऑप्शन दे सकते हैं। तो वहां पे आपका जो डब्ल्यू सिंपल डब्ल्यू है और कैपिटल डब्ल्यू है, जस्ट लाइक दिस। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो हमारे पास एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं। आप अगर उनको एसिड मिले तो वो बेस के तौर पे बिहेव कर देते हैं, अगर बेस मिले तो वो एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। आपके पास पीरियोडिक टेबल आपने देख लेना है, और उसमें से एक बार देख भी लेना है, बात का तो पूछ लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं कौन कौन से जो आपके पास मेटालॉइड्स के बीच में है ना,
वो एम्फोटेरिक के तौर पे बिहेव करते हैं। इधर वाले मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं, दरमियान में जो जिंक और ये वाली चीजें हैं ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देती हैं। और एट द एंड नॉन मेटल्स के हैं सल्फर वगैरह, नाइट्रोजन, वो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स आ जाते हैं। तो बीच में जो प्रेजेंट है ना पीरियोडिक टेबल के, वो एम्फोटेरिक है आपके पास। उनको एक बार देख लेना है वहां है कौन कौन से सारे, बस को तो वो उनको एग्जाम्पल के तौर पे दे देते हैं। बेटा द फॉलोइंग इज अ कॉइनेज मेटल, तो आपके पास कॉइनेज मेटल कौन से कहलाता है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है आपके पास कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं। बिकॉज क्यों कहलाते हैं? इनके हमारे पास सिक्के बनाए जाते थे पुराने जमानों में, इसलिए इनसे सिक्के बनते थे चांदी सोने के, इस वजह से हम इनको कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कॉइनेज मेटल्स मैंने दे रखा है सिल्वर, तो आपके पास ए जी आ जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन जी हमारे पास एक है, विच कंपाउंड इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल। हमारे पास एक कंपाउंड है, एक ऑक्साइड है जिसको हम फिलोसफर्स वूल कहते हैं। विच वन इज कॉल्ड द फिलोसफर्स वूल? जी बिल्कुल ठीक कह रही है बच्ची ने, आंसर दिया है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हम कहते हैं फिलोसफर्स वूल। क्यों कहते हैं इसको फिलोसफर्स वूल? कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, हीट करवाते हैं जिंक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जिंक ऑक्साइड बनता है जो कि बिल्कुल रुई की तरह होता है, बिल्कुल नरम रुई की तरह बनेगा जैसे बादल से होते हैं। तो इसी वजह से हमने इसका नाम रख दिया है फिलोसफर्स वूल। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड, जब हमारे पास हम कहते हैं सोना जो है वो बिल्कुल प्योर है, तो वो कितने कैरेट का होता है? बात को जब स्पेशली जेवर बनाने जाओ तो हम कहते हैं कि भाई इतने कैरेट का चाहिए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली डेल कौन सी बच्ची है या बच्चे है उसने दिया हुआ है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड 24 कैरेट। 24 कैरेट अगर हमारे पास है तो हम इसको कहते हैं बिल्कुल शुद्ध शुद्ध सोना है। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स? ये एटॉमिक का है लेकिन जनरल नॉलेज में अक्सर आ जाता है, तो मैंने 3-4 जनरल नॉलेज से आपको एमसीक्यूज दिए थे। ये तो किसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को? ये आप याद करोगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आपको तीनों का पता हो। तो न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, और प्रोटॉन्स किए थे गोल्डस्टेन ने, और इलेक्ट्रॉन किए थे जे जे थॉमसन ने, न्यूक्लियस किया था रदरफोर्ड ने। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको भी फिंगर टिप्स के हो जाए। केमिकल नेम ऑफ लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है? इट्स वेरी सिंपल, N2O, डी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर फॉर्मूला भी बात कर पूछ सकता है तो N2O याद रखो, N2O इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉफिंग गैस। अगर आपके करीब ये कर दी जाए तो आप क्या करते हो, जैसे ही आप इसके स्मेल आपके बॉडी सेल्स पे लगेगी आपके ये गैस, आपको खुद ही खुद हंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग पीरियड, तो ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? लॉन्ग पीरियड इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, शेल सेम रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है वो टाइटली हेल्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज शेल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन उसी शेल में बढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली हेल्ड करके रखेगा, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने के लिए, इसलिए आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग पीरियड इंक्रीज हो जाती है। ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जी सिनोनिम मुझे बताते जाओगे जल्दी जल्दी से। सिनोनिम ऑफ फेसेट, फेसेट का आपके पास सिनोनिम क्या है? फेस से निकला है वर्ड, और इसका ऑप्शन होता है एंगल्स, बिल्कुल तिरछा इस सेंस में लेते हैं, बहुत सारे फेसेस होना, बहुत सारे एंगल्स होना उसमें तो आपके पास ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। देन आपके पास है एंटोनिम ऑफ फेलिबल, के फेलिबल का ऑपोजिट मीनिंग क्या है? तो फेलिबल का हम ऑपोजिट मीनिंग है हमारे पास वीक, जो चीज बहुत कमजोर है उसको हम कहते हैं फेलिबल। तो इसका ऑपोजिट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, कोई भी चीज बहुत मजबूत या ताकतवर होगी, फिर्म होगी, उसको हम कहेंगे फेलिबल। एंटोनिम में सिनोनिम ऑफ फॉन, फॉन का सिनोनिम क्या है हमारे पास? हाँ जी, ग्रीडी, लालची को हम कहते हैं फॉन। तो इसका बी ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन था। देन आपके पास है सिनोनिम ऑफ फरविड, फरविड का मीनिंग क्या था?
इंटेंस किसी भी चीज की शिद्दत को आप कहते हो फर्बिडिटी, कि बहुत ज्यादा कोई चीज इंटेंस है, चाहे वो मारने की सेंस में है, चाहे धूप की सेंस में है, किसी भी सेंस में ले सकते हो आप शिद्दत को। तो आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन था। देन आपका इंग्लिश का लास्ट एमसीक्यू है जी, एंटोनिम ऑफ फिलिबस्टर। फिलिबस्टर ये अक्सर आता है, ये पास्ट पेपर से उठाया हुआ आपने। फिलिबस्टर का मीनिंग होता है लेट, बेसिकली देर से आने वाला सुस्त को कहते हैं फिलिबस्टर। तो इसका जो आपका एंटोनिम बन जाएगा उल्टा, जल्दी आने वाला। तो ये आपके पास था जी इंग्लिश और केमिस्ट्री का। आज इंग्लिश का हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं डाला था, बिकॉज आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कंप्लीट हो गए थे आई थिंक, और टेंसेस हो गए थे हमारे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ हो गया था। उसके बाद इंशाल्लाह वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कुछ एक्स्ट्रा करते हैं नेक्स्ट में, इंशाल्लाह कोई नई चीज लेके आते हैं। तो सर से पूछते हैं, सर फ्री हैं तो आपको करवा देते हैं, उनके पास है ये वाला पोर्शन बीएड का। क्वेश्चन नंबर 1 द टॉपिक है आपके पास टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। पहला पहला क्वेश्चन है आपके पास, द रोल ऑफ अ टीचर इज। एक जो टीचर होता है आपके पास, उसका क्या रोल होता है? क्या वो सिर्फ गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए? क्या वो गुड इवेलुएटर होना चाहिए? या गुड डिसीजन मेकर जो है वो आपके पास होना चाहिए? या ऑल ऑफ दिस? क्या लगाया आप लोगों ने इसका? जल्दी से जो है मुझे बताते जाना है साथ साथ चैट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपने क्या ऑप्शन लगाया है कि टीचर जो है, रोल टीचर का क्या होता है? गुड कम्युनिकेटर होता है, इवेलुएटर होता है, या डिसीजन मेकर होता है आपके? शाबाश, सबने ही जो है ठीक लगाया। देखें, एक टीचर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो उसकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी तभी तो जो है वो अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर पाएगा, तभी जो है उनको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है उसको समझा पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है टीचर की वो क्या है? उसकी कम्युनिकेशन स्किल है। मैंने अक्सर देखा है काफ़ी जगह पर, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा हूँ, काफ़ी अच्छे टीचर्स भी हैं, काफ़ी अच्छे रिसर्चर भी हैं, टॉप लीडिंग रिसर्चर है पाकिस्तान के, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बिल्कुल जीरो है, ना होने के बराबर है। उनको जो है ये आर्ट नहीं आता कम्युनिकेशन का। आपने किसी चीज को समझाना है तो आपने किस तरह समझाना है, किस तरह दूसरे से कम्युनिकेट करके जो है उसको समझाना है। लेकिन लर्निंग जो है, जब आप क्लास में एज ए टीचर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, आपका टारगेट, आपका, आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं आपको किस लेवल पे जाके पढ़ानी पड़ती है? वो स्टूडेंट के लेवल पे जाके पढ़ानी पड़ती है। आप गलती ये करते हैं बीइंग अ टीचर, आप जब भी क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं आप अपने लेवल पे उनको कंसीडर करते हैं कि इनका लेवल और आपका लेवल सेम है, वो गलत है। बच्चों का तो कोई लेवल ही नहीं है ना, आपने उनको नॉलेज देना है और आपने उनको एम्पावर करना है, तो आपको जो है बेसिक से जो है उनको स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक लेवल पे जाके समझ आना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट जो रोल है टीचर का, टीचर शुड बी गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। एक टीचर को जो है इवेलुएटर भी होना चाहिए, गुड इवेलुएटर जो है, ताकि अच्छी तरीके से वो इवेलुएट कर पाए आपकी परफॉर्मेंस को। थर्ड जो है वो एक डिसीजन मेकर भी होना चाहिए, वो डिसीजन ले सके आपके लिए। कोई भी चीज आपको समझा रहा है वो आपको बता सके ये चीज आपके लिए करेक्ट है, ये चीज इनकरेक्ट है, या आपको फ्यूचर के हवाले से मजीद गाइड कर सके कि आपके लिए ये वाली फील्ड अच्छी है, ये वाली फील्ड अच्छी नहीं है, या आपको जो है सही तरीके से गाइड कर सके किसी भी हवाले से जो है। तो टीचर जो है उसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज का होना जरूरी है, तभी जो है वो आपके पास एक अच्छा टीचर है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि टीचर जो है आपके पास एक गार्डनर की तरह है, एक माली की तरह है टीचर। और उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, टीचर एक माली की तरह है और उसकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं आपके पास, और उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है आपके पास वो क्या है? आपके पास ऐसे फर्टिलाइजर की तरह है, ऐसे आपके पास उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो ऐसे फर्टिलाइजर की तरह हैं जो कि स्टूडेंट की ग्रोथ में जो है वो हेल्पफुल होती है। A teacher is like a gardener, and his teaching strategies are the fertilizer to grow the student just like seeds. एक टीचर के अंदर ये सारी क्वालिटीज का होना जरूरी है, तभी जो है वो एक अच्छा टीचर है, एक आइडियल टीचर है आपके पास। तो क्वेश्चन 1 जो है आपके पास ये तीनों कंडीशंस ठीक थी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 35, द रोल ऑफ अ टीचिंग मस्ट बी टू प्रोवाइड द स्टूडेंट। टीचर का जो रोल है आपके पास वो क्या है? क्या वो कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करेगा, रूट लर्निंग प्रोवाइड करेगा, बोथ या नन? इसका बताएं जल्दी, शाबाश। बोथ, आरफा ने बताया बोथ। और
शाबाश। टीचर जो है, गोल ऑफ अ टीचर, एक टीचर का गोल क्या होता है? बहुत 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 शर्म करो सारे जो है ना, शर्म करो। मुझे चलो ये बताओ, रूट लर्निंग किसे कहते हैं? रूट लर्निंग किसे कहते हैं? किसी को पता है रूट लर्निंग किसे कहते हैं? जो सारे बहुत बहुत कर रहे हो, व्हाट इज रूट लर्निंग? सर ने जी बहुत दे दिया तो बहुत लगा दिया। रूट, आपने ना जो है ना अपने लिहाज से सही लगाया है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये रूट लर्निंग, ये बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, रूट लर्निंग पढ़ाई जा रही है। बच्चा रूट लर्निंग कहते हैं क्रैमिंग को। रूट लर्निंग कहते हैं मेमोराइजेशन को। उर्दू में अगर बताऊं तो रूट लर्निंग कहते हैं रट्टा लगाने को, रट्टा लगाने को। तो क्या टीचर का गोल जो है बच्चों को रट्टे लगवाना है? या एक टीचर का जो रोल है आपके पास वो बच्चों को जो है कंसेप्चुअल नॉलेज देना है, उनकी थिंकिंग पावर को, उनकी थिंकिंग स्किल को जो है इम्प्रूव करना है? जो सारे बोत लगा के बैठ गए हो, तो रूट लर्निंग का मतलब भी तो देख लेते हैं ना जाके, रूट लर्निंग का मतलब क्या है। तो एक टीचर जो है उसका गोल आपके पास बच्चे के, उसके बच्चा जो उसके पास बैठा है उसका गोल यही होता है वो उसको कंसेप्चुअल नॉलेज दे। कंसेप्चुअल नॉलेज ही जो है उसके लिए फायदेमंद होगा इन फ्यूचर। अगर वो मेमोराइजेशन पे डाल दे, रट्टे पे डाल दे, तो उसका क्या फ्यूचर है? वो तो आज याद करेगा, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उसको भूल जाएगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा उसने क्या चीज पढ़ी थी। हालांकि पाकिस्तान में जो है वो रूट लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है। निशात में चले जाएं, जितने भी ये स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, रट्टा रट्टा सिस्टम जो है। बच्चे को ये भी पता होता है कि इस के बाद क्या आ रहा है आपके पास, दा कहाँ पे आ रहा है, इस कहाँ पे आ रहा है, एम कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट जो है ए कहाँ पे आ रहा है, ए एन कहाँ पे आ रहा है। वो जो है एक चीज को जो है कोई भी सेंटेंस लिखेगा उसको सारा पता होगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। इतनी जो है हमने बच्चे के अंदर जो क्रेमिंग का जो कल्चर है वो प्रमोट कर दिया है। जब क्रेमिंग कर दी है, कल्चर प्रमोट कर दिया, तो डिग्री की तो भर्ती कोई नहीं रही ना हमारे पास। टीचर का जो गोल है आपके पास वो क्या होना चाहिए? बच्चों के कंसेप्चुअल नॉलेज देना चाहिए उसको। वो कंसेप्चुअल नॉलेज ही आपके पास फायदा देगा। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, जब उस नॉलेज को अप्लाई करेगा, तभी उससे जो है उस चीज को फायदा मिलेगा। तो गोल ऑफ अ टीचर शुड बी कंसेप्चुअल नॉलेज, नॉट रूट लर्निंग। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी से बताइएगा। विच पीपल गिव इनफॉर्मल एजुकेशन? कौन से इनमें से लोग हैं आपके पास? ये आपके पास 4 लोग गिवन है, बुद्धा, पाइथागोरस, कार्ल मार्क्स, या ऑल ऑफ दिस। इनमें से किन साइंटिस्ट ने जो है आपको इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो दी? जल्दी से शाबाश। किन साइंटिस्ट ने जो है आपको इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो दी? तो हीरा ने तो बिल्कुल ठीक बताया, आरफा ने भी बिल्कुल ठीक बताया, बाकी शाबाश। देखो, इनफॉर्मल एजुकेशन उस एजुकेशन को कहते हैं जो किसी प्रॉपर स्कूल में ना दी जाए। इनफॉर्मल एजुकेशन इज नॉट गिवन इन प्रॉपर स्कूल। ऐसी एजुकेशन जो आपको कहीं स्कूल से ना मिले, आप रेंडम जो है कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, उस एजुकेशन को जो है उसको आप कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। जो किसी दर्सगाह से आपको ना मिले, उस एजुकेशन को आप इनफॉर्मल कहते हैं। जैसे बुद्धा ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, पाइथागोरस ने दिया, कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी अपनी। ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, ये किसी इदारे में तो नहीं पढ़े थे ना, या किसी इदारे में पढ़ाते तो नहीं थे ना, किसी भी इदारे में जो है इन्होंने अपनी तालीमात जो है वो नहीं दी, ना कहीं से लर्निंग हासिल की। इन सब ने जो है कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? इन सब ने जो है इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो दी। इनफॉर्मल एजुकेशन किसी भी दरसगाह में जाके नहीं पढ़ाया, जनरल जो है उन्होंने बताया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने किसी इदारे में तो नहीं पढ़ाया ना, उन्होंने भी जो है इनफॉर्मल एजुकेशन आपको दी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफॉर्मल एजुकेशन दी आपको। तो वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज जो आपको किसी प्रॉपर दरसगाह से ना मिले, उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और वो नॉलेज जो आपको किसी एक प्रॉपर स्कूल से मिले, उसको आप कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो आप ले रहे हैं कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके, वो फॉर्मल एजुकेशन में आएगा। जो घरों में बैठ के कोई स्किल सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, किसी और जगह से सीख रहे हैं, वो सारा कुछ जो है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट वाज द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ प्रॉफिट?
कि जो प्रॉफिट है आप जो प्रॉफिट है, जो अंबिया कराम है, उनकी जो फिलॉसफी थी एजुकेशन की वो क्या थी? क्या बेसिक लिटरेसी जो है बस वही सिखाई जाए? क्या बच्चों को स्किल भी सिखाई जाए? बच्चों को जस्ट इंफॉर्मेशन दी जाए, या ऑल ऑफ दिस? क्या लगाया? जब जिसने पढ़ा होगा, बुक ही पढ़नी थी ना आपको, देखो मटेरियल तो सारा प्रोवाइड कर दिया था। आपने एक दफा जो है रीडिंग उसको करनी थी, गो थ्रू उसको करना था एक दफा आपने। सिर्फ एक दफा आप गो थ्रू कर लेते, आपके सारे क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाने थे। ऑथेंटिक मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया, आपसे कहा कि आपने इसको सिर्फ एक दफा रीड करना है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सच जो है। व्हाट वाज द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन? बिल्कुल ठीक है, शाबाश शीरा बच्चे, आपने भी ठीक बताया। ऑल ऑफ दीज जो है आरफा ने भी ठीक बताया, बाकी जो है वो भी बताने की कोशिश करें। तो जो पहले प्रॉफिट्स थे उनकी जो फिलॉसफी थी वो क्या थी? बेसिक लिटरेसी। कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको आपने इक्विप करना है बेसिक लिटरेसी से। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि बच्चों को जो है कोई स्किल भी सिखानी है। खाली रटा रटाया मटेरियल दे के उनको साइड पे नहीं कर देना। उन्होंने कितने अर्से पहले बता दिया आपको। क्या आपने स्किल देनी है? अब आप अपने आप को ही देख लें, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई स्किल तो है नहीं। खाली एजुकेशन से आप क्या करेंगे? मुल्क के हालात आपके सामने हैं। स्किल जरूरी है, कोई भी स्किल, कोई भी आर्ट जो है वो आपके पास जरूरी है। आप कंप्यूटर ऑपरेटर अच्छे से कर लेते हैं, वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप अच्छे से यूज कर लेते हैं, एक्सेल आप अच्छे से यूज कर लेते हैं। कोई आप थंबनेल जो है वो अच्छा बना लेते हैं, कोई लोगो अच्छे से बना लेते हैं, कोई वीडियो अच्छे से एडिट कर लेते हैं। ये सारी क्वालिटीज किसके अंदर आती हैं? स्किल्स के अंदर आती है। कोई स्किल है आपके अंदर? अब हम जो पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन दे रहे हैं सारी की सारी, वो तो लिटरेसी दे रहे हैं आपको। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे के, रट रटाया मटेरियल दे के, टीचर आता है व्हाइट बोर्ड भरता है सारा का सारा, बच्चे उसको लिखते हैं, बच्चे उसी को जो है, टीचर जो व्हाइट बोर्ड में भरता है उसी का क्वेश्चन आपको दे देता है, आप उसी को जो है पेपर में लिखते हो। टीचर आपको 50/50 नंबर दे के जो है आपको टॉप कर देता है। हम तो ये सिखा रहे हैं बच्चों को। हम नॉलेज तो दे ही नहीं रहे उसको, उसको बता ही नहीं रहे कि जो नॉलेज आप सीख रहे हो इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हम तो जो है बस उसको रट्टा रटाया क्रैमिंग। अच्छा होता है क्या है, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटीज में सारे पढ़े होंगे। आप सारे उस टीचर से खुश होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको जो है कम से कम सिलेबस करवाए, कम से कम सिलेबस करवाए, मिड के अंदर फाइनल के अंदर कम से कम सिलेबस दे, और आपको मार्क्स अच्छे दे। आपके लिए वो टीचर जो है वो आइडियल होता है। आप उस टीचर को जो है आइडियल कहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर। हमारे लिए बच्चे ये टीचर आइडियल है। पढ़ाता भी कम है, तंग भी नहीं करता, और मार्क्स भी पूरे दे जाता है। हम जो है इससे खुश हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में जो है जब आप थोड़े से समझदार होते हैं, आप उसी टीचर को जो है सही अलकाबाज से नहीं बुलाते। आप जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आपको कहीं मिल भी जाए, आप जो है साइड पे जो है बगैर दुआ सलाम के भाग जाते हैं। क्योंकि आपको बाद में एहसास होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा के गया है उसने जो है हलाल नहीं किया, रिस्क हलाल नहीं किया, और आपके साथ जो काम है वो हलाल नहीं किया। जो भी टीचर आपको यकीन माने अपनी आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर टफ टाइम देता है, वो आपका जो है सबसे बड़ा हेल्पर है। उसको आपकी सबसे ज्यादा फिक्र है। वो आपको तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है? ताकि आप जो है कुछ सीखें, कुछ स्किल सीखें, कुछ लर्निंग हो आपकी। रट्टी रटाई चीजों से, मेमोराइजेशन से, आप क्रेमिंग से थोड़ा सा बाहर निकलें, कोई समझने की कोशिश करें। हम उल्टा चलते हैं, जो हमें तंग करता है हम उसी के खिलाफ जो है बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। जो आपको समझा रहा है, जो आपको सिखा रहा है, आपने जो उसको सीखने की कोशिश करनी है जितना आपसे हो सकता है। तो प्रॉफिट ने क्या बताया? प्रॉफिट्स के मुताबिक जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन थी, बेसिक लिटरेसी भी थी उसमें शामिल था। बच्चों को लर्न स्किल भी सिखाई जाए, उनको इंफॉर्मेशन जो है उनको इंफॉर्मेशन से इक्विप भी किया जाए, और उनको जो है इस काबिल बनाया जाए कि वो सोसाइटल चेंज लेके आए, सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आए। ये क्या थी? ये फिलोसफी ऑफ एजुकेशन थी प्रॉफिट। ये 4 पॉइंट्स थे। बेसिक लिटरेसी दो, स्किल सिखाओ, इंफॉर्मेशन दो, और उनको इस काबिल बनाओ कि वो सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आए, कोई पॉजिटिव चेंज लेके आए। इंडिया जो है, इंडिया की एग्जांपल आपके सामने है, वो चांद पे पहुंच गया है। हमारी तो चांद पे दुआएं भी नहीं जा रही आजकल, जैसे हालात हमारे हो गए मुल्क के। वो जो है तरक्की कर रहा है, हम कहते हैं हिंदू है, हिंदू है, ये है और वो है। हम जो है, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम हर शोबे में जो है इस टाइम इंडिया से नीचे हैं। बिल्कुल पीछे हैं, हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनसे। उनकी करेंसी अगर आप देखें तो एक पाकिस्तानी रुपया उनकी करेंसी के कितने के इक्वल होता है? 3.75।
एक इंडियन रुपया, एक इंडियन जो रुपी है आपके पास 3.75 PKR के बराबर है। हमारी तो करेंसी की वैल्यू इस टाइम ये है। बस क्रिकेट के मैच में जो है बस जुनून जो है पागल किया हुआ है, और जो है बॉर्डरों की परवाह को पागल बनाया है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको जो भी काम दिया जाता है, आप जिस भी शोबे के अंदर है, आपको एक्सेल करना चाहिए लाजमी। केमिस्ट्री में आ गए तो केमिस्ट्री में आपने एक्सेल करना है। इधर नहीं कर सकते एक्सेल तो स्कॉलरशिप लो, बाहर निकल जाओ, बाहर जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करो। क्यों नहीं करते? पूरी उम्र जो है पाकिस्तान में ही रहना है, इधर ही गुजार के इधर ही जो है जलील होना है। कोई बाहर जाओ, कोई आपको जो है मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, अगर आप जा सकते हो तो। अगर नहीं जा सकते, यहीं बैठ के जो है आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करो। बच्चों को पढ़ाओ, अंग्रेजों को पढ़ाओ, अंग्रेज तो पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? मुख्तलिफ वेबसाइट्स है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, गूगल जाके उठाओ तो सही ना, एक दफा जाके उसको चेक तो करो कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके पास है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज जो है, अपनी स्किल्स जो है वो दे सकते हो, बेच सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो कोशिश करो कि रट्टी रटाई चीजों से थोड़ा सा निकलो, थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाओ। अपने मुल्क का नाम थोड़ा सा जितना लेके जा सकते हो ऊपर लेके कहीं जानने की कोशिश करो, जितना हो सकता है आपसे। खाली जो है हुकूमत के ऊपर तनकीद करना, इदारों के ऊपर तनकीद करना, ये इनफ नहीं है। हम खुद भी ऐसे ही हैं, हमें भी जो है कल इक़्तिदार मिले, हमने से भी ज्यादा जो है गड़बड़ करनी है। तो जो फिलासफी जो थी प्रॉफिट्स की, वो क्या थी? बेसिक लिटरेसी, लर्न स्किल, गिव इंफॉर्मेशन, और सोसाइटल चेंज लेके आओ। ये सब फिलासफीज जो है हमारे अम्बिया ने जैसे पहले हमें दे दी थी, और हम अभी तक जो है बेसिक लिटरेसी के ऊपर ही अटके हुए हैं, और लिटरेसी भी हमसे इम्प्रूव नहीं हो रही। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है आपके पास, उसके में क्या लिखा हुआ है कि 1 करोड़ बंदा जो है पाकिस्तानी, 1 करोड़ 20 लाख जो पाकिस्तानी है, वो मैट्रिक के बाद जो है आगे एडमिशन ही नहीं लेता। 1 करोड़ बच्चा आपका स्कूल नहीं जाता। ये तो पाकिस्तान के हालात है। चले नेक्स्ट है आपके पास, इन मॉडर्न टाइम द रोल ऑफ अ टीचर इज। एक ओल्ड टाइम के अंदर, अच्छा ओल्ड टाइम और मोल्ड, अच्छा चलो पहले आपसे पूछ लेता हूँ, मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो रोल ऑफ अ टीचर वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, डिलीवर लेक्चर है, कंडक्टिंग टेस्ट एंड क्विज़ है, या हाल है? क्या लगाया? जल्दी से बताओ ना, मुझे पता भी लगे कुछ पढ़ के आए हो या ऐसे ही आ गए हो। शाबाश, किसी ने लगाया आल आल। देखो ना, पढ़ते नहीं हो ना किताबें, किताबें नहीं पढ़ते ना, इसीलिए जो है आज गलती करके आए हो। कोशिश मैं करूंगा इनकी ना वीडियोस में बनाऊं। मटेरियल मेरे पास है, स्लाइड्स में बना लेता हूँ, लेकिन बर्डन यकीन वाले में बहुत ज्यादा है, वीडियो बन नहीं पाती, टाइम नहीं निकलता बिल्कुल भी जो है। लेकिन आपके टेस्ट से पहले जो है ना, टीचिंग टेक्निक और मेथडोलॉजी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह, ये आपसे वादा है। इंशाल्लाह जब भी आपका टेस्ट होगा, टेस्ट आपके दिसंबर से पहले होने वाला नहीं है, दिसंबर के बाद ही होगा आपका। तो आपको जो है इनकी वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियोस जो है टीचिंग टेक्निक एंड इवेलुएशन, उसकी आपकी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। तो देखिए मॉडर्न टाइम्स के अंदर एक था ओल्ड टाइम के अंदर। ओल्ड टाइम के अंदर क्या होता था? टीचर क्लास में आया, टीचर ने लेक्चर दिया, टीचर ने जो है बच्चों से टेस्ट लिया, क्विज लिया, टीचर ने क्या किया, उसके बाद इवेलुएशन की, रिजल्ट बनाया और चला गया, अल्लाह अल्लाह खैर। ये किस टाइम में होता था? पुराने वक्तों में होता। दुनिया एडवांस कर गई है। आप इन सारी, अच्छा बीएड को जो है एक पॉइंट याद रखना है, बीएड को जो आप कर रहे हो, इस पेडागोगी को जो आप पढ़ रहे हो, पाकिस्तान से निकल के आपने सोचना है। ये सारी बीएड जो है ये पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होती कोई नहीं है। आप जहन में ये बिठाओगे कि पाकिस्तान के हवाले से पढ़ रहे हैं बीएड, पाकिस्तान को भूल जाओ आप। ये बाहर यूएस कंट्रीज, चाइना जैसे हैं, यूएस, रशिया है आपके पास, ये उन कंट्रीज की बीएड है। मॉडर्न टाइम के अंदर अब जो रिसेंट टाइम है आपके पास, उसमें टीचर का रोल क्या है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर डिलीवर करे, कंडक्ट टेस्ट करे, क्विजेस करे? नहीं। अब जो टीचर का रोल है मॉडर्न टाइम के अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। टीचर का जो रोल है मॉडर्न टाइम के अंदर, वो बच्चे को, जो बच्चा आपके सामने बैठा है उसको उसने ट्रांसफॉर्म करना है। उसको उसने लेस स्किल्ड बच्चे को, जिसमें कोई भी स्किल नहीं है, उसके अंदर उसने मोर स्किल डालनी है, उसमें स्किल ऐड करनी है, ताकि जो है वो सोसाइटी के अंदर अच्छा चेंज लेके आए। उसको आपने सोसाइटी के लिए फायदेमंद शहरी बनाना है, नुकसान नहीं बनाना। उसको चोर डकैत डाकू नहीं बनाना आपने। उसको लेक्चर दिया, देखें मॉडर्न ओल्ड टाइम्स के अंदर यही होता था ना, टीचर आया, टेस्ट लिया, क्विज लिया, अल्लाह खैर सल्ला। लर्निंग ये नहीं है, ये तो लर्निंग ही नहीं है।
जो हम लेने की कोशिश करते हैं। टीचर आ गया, व्हाइट बोर्ड भर दिया, टेस्ट ले लिया, क्विज ले लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सुना। लर्निंग होती है जब आप जो है कोई चीज अप्लाई करें। आपने कोई चीज सीखी, आपको पता लगी इसकी ये एप्लीकेशन है, आप उस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फिर अप्लाई भी कर सके, उसको उसे लर्निंग बोलते हैं आप, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो रोल ऑफ टीचर है मेरा बच्चा, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओल्ड टाइम अगर मैं कर देता तो रोल ऑफ टीचर क्या हो जाता है, वो डिलीवर लेक्चर करता है, कंडक्ट टेस्ट करता है, क्विज करता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास कहाँ पे आएंगी, ये वहां पे आएंगी। आपने ट्रांसफॉर्मेशन करके जो है उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, माशरे के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है आपने। नेक्स्ट है आपके पास पॉलिटिक्स मीन। पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, चलो ये तो बताओ जल्दी से, शाबाश। पॉलिटिक्स मीन, पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? अ सेट ऑफ आइडियाज, अ सेट ऑफ बिलीफ, अ सेट ऑफ इमोशन, अ सेट ऑफ लर्निंग। जल्दी शाबाश। ये तो बुक से जो है आपकी एग्जैक्ट, शाबाश। आरफा ने ठीक बताया, हीरा ने ठीक बताया, बाकी तो मेरे ख्याल से पढ़ के नहीं आए आज। पॉलिटिक्स का मतलब है सेट ऑफ आइडियाज। सेट ऑफ आइडियाज जो है उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 था आपके पास। आपको जहां पे भी कोई मसला है, कोई भी क्वेश्चन आपने डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास। रिसर्च शोज दैट परसेप्शंस आर सोशली एम्बेडेड, कल्चरली एम्बेडेड, या बोथ ऑफ दिस, या नन। रिसर्च आपको क्या बताती है कि जो परसेप्शन है आपकी, वो सोशली एम्बेडेड होती है, कल्चरली एम्बेडेड होती है, या बोथ ऑफ दिस होती है? हाँ, किसने लगाया, कोई लगाया? नहीं लगाया, किसी ने लगाया ही नहीं है। शाबाश। सोशली नहीं बचा, बोथ। जो परसेप्शन है वो सोशली एम्बेडेड भी होती है, और कल्चरली जो है वो भी एम्बेडेड होती है। बोथ जो है वो आपके पास करेक्ट है। बुक आपने पढ़ी हो ना, तो बुक के अंदर जो है उसने 3 एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश की है आपको। अर्बन एरियाज के हवाले से जो है टीचर और पेरेंट्स का क्या परसेप्शन है। फिर उसने जो है सिटी, गवर्नमेंट सिटी स्कूल के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन आपको दी। फिर आपने उसने जो है आपको प्राइवेट स्कूल टीचर के हवाले से जो है परसेप्शन दी। अर्बन एरियाज के जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, टीचर उनके अकॉर्डिंग जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, स्टूडेंट्स को सिर्फ डिसिप्लिन सिखाना। अर्बन एरियाज के जो स्कूल हैं वहाँ पे टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन सिखाना है यहाँ पे। पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं टीचर से अर्बन एरियाज के अंदर कि आपने बच्चे को सिर्फ डिसिप्लिन सिखाना है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, रूरल गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, तो उस टाइम जो है जो पेरेंट्स और टीचर जो हैं बच्चे को क्या सिखा रहे होते हैं, लिखना, रीड एंड राइट सिखा रहे होते हैं। इनको लिखना सिखा दो ताकि कल जो है ये फैक्ट्रीज में जाके जो है कोई काम कर ले। प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है? प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर आप जाएं, बीकन के अंदर जाएं, या बड़े बड़े स्कूल जो हैं ब्लूमफील्ड के अंदर जाएं, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं आपके पास, ये क्या सिखाते हैं आपको? ये आपके अंदर एक तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, आपके अंदर स्किल्स पैदा करते हैं, और आपके अंदर क्या करते हैं, आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको हाईलाइट करते हैं। जो भी आपके अंदर हिडन पोटेंशियल है उसको ये हाईलाइट कर देते हैं। तो ये परसेप्शन जो है अर्बन में ये होगा, रूरल में ये होगा, प्राइवेट में ये जो परसेप्शन है बच्चा, ये सोशली भी इम्बेडेड है आपके माइंड में, कल्चरली कल्चरली तौर पे भी इम्बेडेड, दोनों तरह से जो है ये आपके माइंड में जो है ये परसेप्शन इस टाइम पे इम्बेडेड है। गवर्नमेंट के बच्चे जो है वो पढ़ते नहीं है, उनको बस लिखना सिखा दो कल को, ताकि ये फैक्ट्रीज के अंदर काम करें। जो प्राइवेट बीकन हाउस के बच्चे हैं इनको सही तरीके से सिखाओ ताकि इनकी जो भी पोटेंशियल है, इनको जो है क्रिएटिव थिंकिंग थिंकिंग सिखाओ, क्रिएटिव राइटिंग सिखाओ, ये सारी चीजें सिखाओ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41। विच मेटाफोर आर यूज फॉर टीचर? कौन से मेटाफोर जो है आप टीचर के लिए यूज कर सकते हैं? टीचर एक सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आपके पास होता है कि नहीं होता टीचर? हाँ, टीचर जो है आपके पास सोर्स ऑफ लाइट होता है, बिल्कुल होता है।
टीचर जो है एक सोर्स ऑफ लाइट है बच्चा आप सबके लिए। सेकंड क्या है आपके पास, टीचर एक ट्री की मानद है, टीचर एक गार्डनर की तरह है, या ऑल ऑफ दीज जो है बच्चा वो आपके पास करेक्ट। टीचर के हवाले से जो है ये सारे के सारे जो मेटाफोर है मेरा बच्चा, ये सारे के सारे मेटाफोर जो है वो यूज किए जाते हैं। टीचर सोर्स ऑफ लाइट होता है। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, टीचर जो है मेरा बच्चा एक सूरज की तरह है, एक कैंडल की तरह है आपके पास। वो क्या करता है, अपने इल्म की रोशनी जो है चारों तरफ जो है आपको देता है। अपनी इल्म की जो रोशनी है, अपनी जो लाइट है वो चारों तरफ जो है वो सेपरेट करता है। स्टूडेंट के पास जो है अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती, टीचर जो है अपनी नॉलेज की जो पावर है वो स्टूडेंट के अंदर ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है उनके अंदर। तो इसलिए जो है टीचर एक सोर्स ऑफ लाइट है। टीचर एक ट्री की मानद भी है। टीचर एक ट्री की तरह भी है। क्यों ट्री की तरह है, कि ट्री क्या करता है, आपको शेडो देता है, साया देता है। तो जो बच्चा जो है इस शेडो के नीचे आएगा, इस ट्री के नीचे आएगा, वो कामयाब हो जाएगा। जो शेडो के नीचे नहीं आएगा, जो छां के नीचे नहीं आएगा, जो धूप में रहेगा, वो जल जाएगा, वो सड़ जाएगा। तो इसलिए टीचर के लिए मेटाफोर जो है ट्री जो है इसको भी यूज करते हैं। थर्ड जो है, टीचर एक गार्डनर की तरह है, एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूँ। टीचर जो है एक माली की तरह है, वो क्या करता है आपके पास, हाँ टीचर जो है आपके पास एक माली की तरह है, वो क्या करता है, उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है आपके पास एक ऐसे खाद की तरह है कि जो कि जरूरी होता है सीड्स की ग्रोथ के लिए। ये सारी क्वालिटीज जो है, ये सारे मेटाफोर्स जो है एक टीचर के लिए जो है आप यूज करते हैं, सारे मेटाफोर्स। नेक्स्ट है आपके पास होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है आपके पास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या कंप्लीट डेवलपमेंट, जल्दी से बताइए क्या लगाया आप लोगों ने, जल्दी से बताइएगा फिर हम आगे चलते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है। नहीं मेरा बच्चा नहीं। हाँ शाबाश, लास्ट सही बताया। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मेरा बच्चा होता है मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट। कि एक बच्चा जो है उसको आपने क्या करना है, आपने उसको फिजिकली तौर पे भी डेवलप करना है, जिस्मानी तौर पे भी डेवलप करना है। आपने उसको इंटेलेक्चुअली तौर पे भी जो है डेवलप करना है, इंटेलेक्चुअली तौर पे भी आपने बच्चे को डेवलप करना है। आपने बच्चों को एथिक्स भी सिखाने हैं, क्लास के अंदर जो बच्चा है उसको आपने एथिकली भी डेवलप करना है। आपने उस बच्चे को सोशली तौर पे भी जो है डेवलप करना है। और आपने बच्चे को, मेरा बच्चा, स्पिरिचुअली तौर पे भी डेवलप करना है। आपने बच्चे को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ानी, हम गलती यही कर रहे हैं ना अपने सिस्टम के अंदर। बच्चे को जो है क्रेमिंग कर करके वो 1100 में से 1100 नंबर लेके भी जो है वो जलील हो रहा है सोसाइटी के अंदर। 1100 एफएससी एंट्री टेस्ट, 800 नंबर, मेरिट नहीं बनता। क्योंकि हमने तो क्रेमिंग सिखाई है ना उसको, एंट्री टेस्ट के अंदर क्रेमिंग आती नहीं है, वहां पे फिर जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट आता है बच्चा जो है फेल हो जाता है आपका। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट को कहेंगे कि आपने बच्चों को किताबों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें भी बच्चे को शामिल करना है। आपने बच्चे को डिबेट में पार्टिसिपेट करवाना है। आपने बच्चे को स्पोर्ट्स गेम के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करवाना है। आपने बच्चे को कहना है आप ड्रामास के अंदर पार्टिसिपेट करें, डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करें। जब बच्चा आपका डिबेट के अंदर, ड्रामास के अंदर जब वो काम करेगा, डिबेट और ड्रामास में पार्टिसिपेट करेगा, तो मेरा बच्चा क्या इंप्रूव होगा, उसकी स्पीकिंग स्किल जो है वो इंप्रूव होगी। उसकी स्पीकिंग स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंप्रूव होगी। जब आप बच्चे को कहेंगे कि आपने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसकी राइटिंग स्किल जो है, राइटिंग एबिलिटीज जो है मेरा बच्चा वो इंप्रूव होगी, राइटिंग एबिलिटीज जो है उसकी इंप्रूव होगी। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कंप्लीट डेवलपमेंट, उसको इंटेलेक्चुअली भी, एथिकली भी, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, सोशली भी, हर लिहाज से आपने उसकी डेवलपमेंट करनी है। जस्ट आपने एक लिहाज से नहीं करनी। लर्निंग इज व्हेन देयर इज, लर्निंग कब होगी, जब कंप्लीट साइलेंस हो, आइसोलेशन हो, बोथ हो, या नन ऑफ दिस। शाबाश। हाँ किसी ने लगाया कुछ, लर्निंग जो है कब होगी। लर्निंग मेरा बच्चा तब होती है आपके पास जब साइलेंस छोड़ें, आइसोलेशन छोड़ें, नन छोड़ें, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो नन है। लर्निंग आपके पास तब होती है जब आप क्या करते हैं, जब आप शेयरिंग ऑफ आइडियाज करते हैं।
शेयरिंग ऑफ आइडियाज करते हैं, तब जो है आपके पास लर्निंग हो रही है। शेयरिंग ऑफ आइडियाज आप कब करते हैं? जब आप एक, आपका जो दोस्त बैठा है वो आपकी कोई चीज समझी, आप उसके साथ जब शेयर करते हैं अपने आइडियाज, उस कॉन्सेप्ट के बारे में शेयर करते हैं, तब वो इफेक्टिव लर्निंग होती है। इस लर्निंग को आप कहते हैं पेयर लर्निंग। पेयर लर्निंग कहते हैं इसको। और लर्निंग आपके पास तब होती है जब आप क्या करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं अपने दोस्त के साथ, क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ तो कंफर्टेबल है ना। टीचर के साथ आप वो बातें शेयर नहीं करते, वो कंसेप्ट शेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कल्चर ऐसा है, बच्चे हंसेंगे, टीचर हंसेगा, बेइज्जती करेगा, बार बार तंग कर रहा है। बाहर के मुल्कों में तो ऐसा नहीं है ना। बाहर के मुल्कों में तो इस चीज को खुसूसी बच्चों को प्रमोट किया जाता है। बच्चों को, अगर किसी बच्चे के में कोई शाय होता है तो उसको शायनेस उसकी खत्म की जाती है, उसको इस काबिल बनाया जाता है कि वो क्वेश्चनिंग करे, उसकी झिझक जो है उसको खत्म किया जाता है। हमारे अंदर उल्टा है, हम जो बच्चा क्वेश्चन करता है हम उसको जो है झड़क करके जो है डांट देते हैं, उल्टा उसको जो है ऐसा डांटते हैं उसके दोबारा उसकी हिम्मत ही ना हो कुछ पूछने की। तो लर्निंग आपके पास तब होती है जब आप शेयरिंग ऑफ आइडियाज करते हैं, आप अलाउ करते हैं बच्चे को, आप जो भी आपने कॉन्सेप्ट शेयर करना है आप करें। नेक्स्ट है आपके पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्कूल इज, स्कूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिल्डिंग है, कंप्यूटर लैब्स है, स्टूडेंट है, या हाल है? चलो ये तो बता दो। हाँ, क्या लगाया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, टाइम जा रहा है, मैंने जो है खत्म कराना है। हाँ, किसी ने लगाया कुछ? किसी ने लगाया कुछ? नहीं लगाया? कुछ तो लगाया होगा बच्चे, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो लगाया है वो तो बताओ ना, कम से कम क्या लगाया है आप लोगों ने? ऑल? नहीं नहीं नहीं, ऑल नहीं हो सकता, हर चीज का ऑल थोड़ी होगा। पेपर मैंने बनाया है तो पेपर में बनाता हूँ, तो मैं पेपर सीधा थोड़ी देता हूँ। एक स्कूल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूछा है, स्कूल के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा बच्चा स्टूडेंट होंगे। स्कूल किसकी वजह से है? स्टूडेंट की वजह से है। बिल्डिंग की वजह से तो स्कूल नहीं रखा हुआ ना आपने, कंप्यूटर लैब्स के लिए तो स्कूल नहीं बनाया है ना। स्कूल किसके लिए बनाया है आपने? बच्चों के लिए बनाया है ना। अगर बुक आपने पढ़ी हो, उसने जो है एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि जब आप सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाते हैं तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है? वेलकम टू सिंगापुर। वहां पे एक लाइन लिखी हुई है उन्होंने बड़ी करके, वेलकम टू सिंगापुर, वेयर, जहां पे आवर ओनली नेशनल रिसोर्स इज आवर पीपल। उन्होंने जो है अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है कि वेलकम टू सिंगापुर, हमारा जो सबसे बड़ा नेशनल रिसोर्स है वो हमारे लोग हैं, वो हमारे पीपल हैं। तो एक स्कूल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो स्टूडेंट है ना आपके पास। बिल्डिंग की क्या अच्छा, जब स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो बिल्डिंग होगी नहीं होगी, कंप्यूटर लैब होंगी नहीं होंगी, उनका फायदा ही नहीं है। ये सारी चीजें किसके लिए है मेरे बच्चे? स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल है, रौनक है, सब कुछ है, प्रोफेसर है, टीचर है, लैब है, सब कुछ है। अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो फिर तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी आपके पास। नेक्स्ट है, रिकग्निशन एज एन एक्सीलेंट टीचर शुड बी गिवन बाय, कि रिकग्निशन जो है, एक टीचर को आप रिकग्नाइज कर रहे हैं एक्सीलेंट टीचर के तौर पे, ये रिकग्निशन जो है किसको देनी चाहिए? गवर्नमेंट को देनी चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए, स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, या ऑल, किसको देनी चाहिए? जी बच्चे, क्या लगाया? रिकग्निशन एज एन एक्सीलेंट स्कूल टीचर शुड बी गिवन बाय, हीरा ने बताया ऑल स्टूडेंट। अच्छा, हीरा ने बताया स्टूडेंट्स को जो है देनी चाहिए। बाकी देखिए ना, आप भी अब माशाल्लाह पढ़ा रहे होंगे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, आपका दिल कब खुश होता है? जब गवर्नमेंट आपको जो है रिकॉग्नाइज करती है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज करती है, या स्टूडेंट आपको रिकॉग्नाइज करते हैं? स्टूडेंट आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। खुशी तब होती है जब बच्चा जो है आपके पास बार बार जो है वो चीज समझने आता है, और आप जो है उसकी कंफ्यूजन को, उसके क्वेश्चन को जब आप हल कर देते हैं, वो टीचर के लिए जो है सबसे बड़ी रिकग्निशन है उसके लिए, कि बच्चा जो है वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपसे जो है गर्मजोशी से आके मिल रहा है। आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, वो आपसे आके सलाम करता है, आपका हाल चाल पूछता है। सबसे बड़ी रिकग्निशन तो टीचर के लिए यही है।
ये तो टेम्परेरी चीजें हैं ना, गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दे दिया टेम्परेरी, या स्कूल यूनिवर्सिटी ने कोई गोल्ड मेडल दे दिया, कोई एजाजी कोई किताब दे दी है, तो सारी टेम्परेरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो है स्टूडेंट का ताल्लुक ही मेरा बच्चा टीचर से है ना। वो स्टूडेंट जो है उसी टीचर की कदर कदर करेगा, उसी की इज्जत करेगा जो उसको पढ़ाएगा। जो उसको दौड़ाएगा, जो उसको रट्टा लगवाएगा, उसकी तो इज्जत करता ही नहीं है ना आपके पास। तो रिकॉग्निशन एज अ excellent teacher should be given by a student. सी करेक्ट है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अ टीचर आर, सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है टीचर के लिए क्या होती है, रिकॉग्निशन भी होती है। अगर रिकॉग्निशन होगी, उसको इज्जत मिलेगी हर सबकी तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, तो वो क्या करेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा, उसको एस्टीम मिलेगी, उसको कैरियर ग्रोथ होगी। देखें यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल के अंदर जब आप लेक्चरार भर्ती होते हैं तो आपकी कैरियर ग्रोथ होती है। आप पहले लेक्चरार होते हैं, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर आप प्रोफेसर बनते हैं। आपकी ग्रोथ हो रही है, आप खुश हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप अच्छे से पढ़ाते हैं। स्कूल लेवल के अंदर ऐसा नहीं होता, स्कूल लेवल के अंदर आपकी ऐसी ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए स्कूल लेवल के अंदर आप लेस मोटिवेटेड होते हैं, कॉलेज लेवल के अंदर आप ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है, बस लास्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग डेवलपमेंट, हाईएस्ट लेवल जो है टीचिंग डेवलपमेंट का मेरा बच्चा इंटेंशनली इनवाइटिंग है।